वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी पॉइंट, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम पहले पढ़ते पदार्थ क्या होता है। अभी पदार्थ वो होता है जिसका भौतिक स्वरूप होता है, यानी कि दिखने में कैसा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अभी हम जो चेहरा दिखा रहे हैं अपना, जो हमारे हाथ जो पैर है, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो इंसान डायरेक्टली सीन कर रहा है वो क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हम डायरेक्टली कोई चीज़ देख के तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो पदार्थ के पास क्या होती है, भौतिक स्वरूप है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। भौतिक स्वरूप कैसे काम करते हैं कि हर पदार्थ को देखो तो आपको क्या लगेगा कि हर पदार्थ किससे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कि अगर बड़े से घर को देखो तो आप क्या बोलोगे कि बड़ा सा घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। तो ईंट क्या है, छोटे छोटे कण है, और उन कण को बनाने और छोटे छोटे कण है। तो जिस तरह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसी तरह घर भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। उसी तरह ये पदार्थ की एक संगठन होता है। अब प्रत्येक पदार्थ अब क्या होता है, प्रत्येक कण से नया पदार्थ बनता है। कैसे बनता है? भी हर ईंट से घर बना है, यानी प्रत्येक ईंट को जोड़ा जाए तो आपका घर बन रहा है। तो ये भौतिक स्वरूप है ना। अब आकार की बात करो। अब कण क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट पार्टिकल। अब पार्टिकल आप देख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटी चीज़ है। क्योंकि अणु परमाणु यौगिक तो बाद में आते हैं, पहले कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल क्या होता है कि ये गुण पदार्थ की भौतिक आकृति रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। नहीं, भौतिक स्वरूप आकृति और यानी वो कैसा दिखता है, उसकी क्या प्रकृति है, क्या आकृति है, क्या उसका चित्र है, क्या चित्रण है, सबकी बात कर रहा है वो। और संगठन क्या होता है? अभी मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ किससे मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनने में संगठन क्या हो जाएगा, घर का ईंट हो जाएंगी। इसी तरह कोई भी, अरे और ठीक है भाई, समझ रहे हो क्या हो रहा है कि ये पदार्थ के कण का आकार किस पर निर्भर करता है, उसके भौतिक स्वरूप पर निर्भर कर रहा है। भी वो दिखता कैसा है, उसका संगठन का स्तर क्या है। भी हर ईंट को बनाने में क्या है, हर घर को बनाने में हर ईंट का बराबर योगदान है। इसी तरह हर पदार्थ को बनाने में हर संगठन का इक्वल मात्रा में योगदान है। तो संगठन पर निर्भर कर रहा है। इसके अलावा किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के कणों का गुण रिक्त स्थान पे। क्यों भाई? हर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। क्यों है भाई? क्योंकि हर पदार्थ अपनी एक फोर्स लगा रहा है, अंतराणु बल लगा रहा है कि प्रत्येक पार्टिकल अपने चारों ओर फोर्स क्रिएट कर रहा है। उस फोर्स से क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल पास आने की कोशिश कर रहा है। जितना पार्टिकल नेचर में कोई चीज़ पास आती रहेगी उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, तो वो ठोस अवस्था में होगी, यानी उसके पार्टिकल बैलेंस होंगे, उसकी कंट्रोल में होंगे। अब अनकंट्रोल पार्टिकल लेकर कोई चीज़ चलेगी तो सिंपल सी बात है, कोई ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी चीज़ ब्रेक डाउन भी नहीं होगी। तो ये चीज़ ना रिक्त स्थान में से क्या है कि रिक्त स्थान भरते जा रहे हैं। सिंपल भाषा में निरंतर गतिशीलता यानी कंटिन्यूस मूवमेंट कैसे होती है? मूवमेंट तब होती है तो कि एनर्जी काम करो, कि फोर्स काम कर रही हो, या कोई वर्क हो रहा हो, तो आप मूवमेंट करा सकते हो। अब इस फैक्टर में कौन सी चीज़ काम करती है? एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि हर जो पदार्थ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है उस स्टेबल मटेरियल को यानी स्टेबल करने के लिए, यानी गतिशील करने के लिए कौन आ जाता है? एक ऊर्जा आ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी काम करना शुरू करती है। कब? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करे, काइनेटिक एनर्जी से चलाने का काम कर रही है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, कर मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने पे क्या होगा कि एक नियत वेग से ही चलेंगे, क्योंकि एक नियत ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पदार्थ का प्रत्येक कण का आकार सेम है, आकृति सेम है, और फोर्स भी इक्वली लगा रहा है, पर उसका रिजल्टेंट जो है कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड ऑन विलियन नेचर। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर तुम नियत ऊर्जा से कोई काम करोगे तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे नियत कॉन्स्टेंट एनर्जी काम करेगी, और प्रत्येक कॉन्स्टेंट एनर्जी क्या करने को उसके कण से दूर कण को चलाएगी, और जितना कण चलेंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक लेवल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। अब क्या होता है? आकर्षण। अब जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट में क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ी तो रिक्त स्थान की रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है तो अंतराणी फोर्स घट, यानी कि रिक्त स्थान की फोर्स कम हो गई, तो अंतराणी फोर्स बढ़ चुकी है। क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं तो रिक्त स्थान, मॉलिक्यूल पास पास आए तो रिक्त स्थान कम हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर जाएगा तो रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। दो मैंने भाई केस डिफाइन किए। एक तो फर्स्ट केस क्या बोलता है कि अगर रिक्त स्थान अंतराणु बल बढ़ाओगे तो आपको जो रिजल्टेंट फोर्स है जो उसके अगेंस्ट में काम कर रही रिक्त स्थान की, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो रिक्त स्थान रहेगा ही नहीं। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है? दूसरी कंडीशन में अगर ये अंतराणी फोर्स कम हो तो रिक्त स्थान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स कम होगी तो अटैक में डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस दूर जा रहे हैं और चार्ज पास आते हैं, तो चार्ज पास आने पर क्या होता है? रिक्त स्थान कम होता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है, चार्ज दूर जाने पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, यानी चार्ज पास है, अट्रैक्शन बढ़ा, दूर के तो अट्रैक्शन कम हो गया। दो केस काम करते हैं। आकर्षण में भी दो चीज़ें काम करती हैं, अंतराणविक और रिक्त स्थान की फोर्स। अभी जो फोर्स रिजल्टेंट की तरह काम करती है, अंतराणविक फोर्स में क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल अपनी फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल पास करना चाह रहा है हर मॉलिक्यूल को, तो जितना फोर्स पास की होगी रिक्त स्थान कम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल पास आएगा, उसके पास आने से क्या होगी, आसपास के जो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ी, रिक्त स्थान कम हुआ, तो
फोर्स बढ़ गई। सिंपली जो फर्स्ट कंडीशन वहाँ काम में थी वो यहीं काम आ रही है। सो आज तक के लिए इतने वीडियो कल हम पढ़ेंगे इसकी ठोस के प्रकार के बारे में। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।